हेलो एवरीवन। तो आज की इस 15 मिनट रिवीजन क्लास में हम लोग करने वाले हैं अकबर चैप्टर को कवर। इसके पहले हमने हुमायूं तक की कहानी समझ ली थी और आने वाले चैप्टर में हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को भी समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अकबर से, जिन्होंने 50 साल तक राज किया है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया का खिताब इन्होंने पाया है। ये हुमायूं के बेटे थे ना। आफ्टर हुमायूं फेल फ्रॉम स्टेयर्स, ये बहुत छोटे थे, सिर्फ 13 साल के थे, तब इन्हें राजा बना दिया गया। बैरम खान के साथ है ना, क्योंकि बहुत काफी छोटे थे, तो बैरम खान के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है, स्टार्टिंग ईयर्स में अपना राजपाट चलाया है। अब हुआ क्या था कि याद करो, शेर शाह सूरी उस समय थे, है ना, जब हुमायूं एग्जाइल से वापस आए। शेर शाह सूरी की डेथ हुई थी, तो उस समय जब हुमायूं की डेथ हुई और अब अकबर राजा बने हैं, तो इनके दुश्मन भी कम नहीं है ना। इनके दुश्मन नंबर 1 थे आदिल शाह, है ना, जो शेर शाह सूरी के नेफ्यू थे। उन्होंने कहा भैया दिल्ली हमारा है। फिर इनके अफगान तो इनके दुश्मन थे ही, है ना, राजपूत इनके दुश्मन थे ही। तो और काबुल अगेन क्या था, काबुल वॉज अंडर अकबर हाफ ब्रदर रूलिंग इंडिपेंडेंटली। तो काबुल जो था उस समय अकबर के कोई हाफ ब्रदर थे जो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। तो आजू बाजू में इनके बहुत सारे क्या थे बेटा, एनिमीज थे। और इंडिया उस समय डिवाइडेड भी था, है ना, अफगान अलग है, राजपूत अलग है, काबुल अलग है। इनको सबको मिलाकर मुगलों के अंडर लेकर आए हैं कौन, अकबर, है ना। अच्छा, हेमू कौन थे? 1556 में हेमू जो चीफ मिनिस्टर और जनरल थे आदिल शाह के, इन्होंने दिल्ली और आगरा पे कैप्चर करना चाहा और अपने आप को क्या बना दिया कि भैया हम तो यहाँ के राजा हैं। अफगान अब यहाँ पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बैरम खान ने बोला कि यार एक काम करते हैं, इसको लड़ाई करते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं और इनको खत्म करते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई बेटा, जहां पर अकबर ने, है ना, अकबर ने किसके साथ लड़ाई करी, हेमू के साथ लड़ाई करी और इनको हरा दिया, है ना। वैसे लड़ाई बैरम खान ने की थी अकबर के बिहाफ पर, और जैसे ही आदिल शाह और हेमू हार गए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर जीत गया, वहां से अकबर की एक ग्लोरी का शुरुआत हुई। ठीक है, अकबर वॉज हेमू वॉज डिफीटेड। बैरम खान का जो रूल है बेटा, फॉर 4 इयर्स बैरम खान मैनेज द एम्पायर, है ना। तो बैरम, अब उस समय अकबर जब छोटे थे तो बैरम खान ही उनके लिए क्या करते, पूरा राजपाट संभालते थे। उस समय अकबर जो है वो कोशिश करते थे कि वो पोलो सीखते थे, है ना, वो अपने आप को तैयार कर रहे थे लड़ाई वगैरह में, है ना, आर्टिलरी में, तलवारबाजी में अपने आप को वो निपुण कर रहे थे। उस समय भाई बैरम खान ने ग्वालियर, अजमेर और जयपुर को तो किसके कंट्रोल में कर लिया था, मुगलों के कंट्रोल में कर लिया था। फिर क्या हुआ, जब 18 साल के अकबर हो गए तो अकबर ने बोला भैया बैरम खान जी अब जाइए, अब आई एम वेरी केपेबल और अब मैं राजपाट जो है वो चलाऊंगा। ठीक है, अकबर ने क्या करा, अनेक्सेशन की पॉलिसी। अकबर का पहले से ड्रीम था कि मैं पूरे इंडिया को अपने अंडर में लेकर आऊंगा। मालवा, है ना, कैसे, अब देखा कैसे कैसे उन्होंने अपना राजपाट बढ़ाया है। सबसे पहले मालवा को कॉन्कर करा, रूल्ड बाय बाज बहादुर, है ना। बाज बहादुर उस समय वहां पर रूल कर रहे थे। मुगलों ने, है ना, अकबर ने क्या करा, बाज बहादुर से वो मालवा जीत लिया और फिर बाज बहादुर को बोला अब तुम मेरे बिहाफ पर क्या करो, मालवा पर राज करो। गोंडवाना कैप्चर कर लिया, ठीक है, गुजरात कैप्चर करा, बंगाल कैप्चर करा और लास्ट में थे इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजपूत, है ना। वैसे सब लोग इनके अंडर में थे, बट राजपूत इनके सबसे बड़ी क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो राजपूतों के साथ क्या क्या उन्होंने, राजपूत रानियों से शादी कर ली, है ना, जोधाबाई से शादी कर ली आमेर की, और बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके राजपूतों को भी अपना फ्रेंड बना लिया। बस इनके एक एनिमी थे, कौन कौन, महाराणा प्रताप और उनके फादर, है ना। उन दोनों, ये दोनों कभी भी इनके अंडर में नहीं आए मुगलों के। बाकी सबसे मैट्रिमोनियल अलायंस करके राजपूत भी इनके क्या हो गए, फ्रेंड हो गए। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर करके इन्होंने इनसे फ्रेंडशिप कर ली। एक ही इनकी दिक्कत थी, राणा उदय सिंह, है ना, राणा उदय सिंह और इनके बेटे कौन, छत्रपति शिवाजी। राणा उदय सिंह जो राजपूत क्लैन के हेड थे, इन्होंने अकबर के साथ शादी वादी, मतलब किसी भी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो अकबर ने इनका जो किला था चित्तौड़, वहां पर बिल्कुल आर्मी अपनी लगा दी। उदय सिंह वहां से भाग गए। डिफेंस उस समय जयमाल इनका एक वो था सेनापति, वो उसको हेल्ड कर रहे थे। मुगल आर्मी जो है 4 महीने तक चित्तौड़ में बैठी रही। जयमाल ने अच्छी तरीके से बहुत रेजिस्टेंस रखा कि चित्तौड़ नहीं जाए, बट फिर जयमाल की क्या हो गई, डेथ हो गई और चित्तौड़ किसके अंडर में आ गया, अकबर के अंडर में आ गया। उस समय राजपूत महिलाओं ने जौहर, यानी कि वो अपने आप को आग में जलाकर और भस्म हो गई। उसके बाद जैसे चित्तौड़ अकबर के अंडर में आया, वो बहुत बड़ी एक मुगल विक्ट्री हो गई। सून आफ्टर रणथंभौर भी गिर गया। मतलब धीरे धीरे सब राजपूत जो बड़े बड़े किले हैं वो भी मुगल के अंडर में आ रहे हैं, अकबर के अंडर में आ रहे हैं। और 1570 में बहुत सारे राजपूत राजकुमारों ने अकबर को अपना ओवरलॉर्ड मान लिया था। स्टिल देयर वाज वन राणा प्रताप जो मेवाड़ के थे, इन्होंने हमेशा मना करा, वही कभी भी
मुगलों की जो है मुगल के अंडर में नहीं आए, है ना, इन्होंने इनसे लड़ाई करी है। उदय सिंह फाउंडेड उदयपुर एज अ न्यू कैपिटल, है ना, चित्तौड़ को हारने के बाद उदय सिंह जो भाग चुके थे तो उन्होंने उदयपुर को फाइंड करा और एक नई जगह अपना राजपाट चलाया। राणा प्रताप बहुत ज्यादा ब्रेव थे, बहुत पावरफुल थे। इन्होंने जब लड़ी मुगलों से यानी कि अकबर से बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, जहां अकबर वर्सेस राणा प्रताप हुआ। बहुत 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 बढ़िया तरीके से राणा प्रताप ने जो है ये लड़ाई लड़ी, है ना, उनके घोड़े के साथ उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, बट एट द एंड राणा प्रताप हार गए और ये भी किसके अंडर में आ गया, अकबर के अंडर में आ गया। और उनकी ब्रेवरी की कहानी, करेजी कहानी आज भी हमें सुनाई जाती है, बट इवेंचुअली अकबर ने मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से क्या किया, कॉन्कर कर लिया। ठीक है, कश्मीर हो गया, कंधार हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सब कुछ मुगलों के अंडर में था। ठीक है, अब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को कॉन्कर करने के बाद ये साउथ गए। साउथ में इन्होंने बेरार, खानदेश और अहमदनगर को भी क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया, यानी कि कैप्चर कर लिया। और 40 साल में ही पूरा इंडिया, वेस्ट हिंदू कुश से लेके तो ब्रह्मपुत्र तक, हिमालय से लेके तो गोदावरी तक, सिर्फ और सिर्फ क्या था, मुगल एम्पायर, द लार्जेस्ट मेडाइवल एम्पायर, है ना, लार्जेस्ट एम्पायर हो गया ये इंडियन हिस्ट्री का। अब इनके जो गवर्नमेंट, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से था या इनका क्या क्या खासियत है वो हमें अब चमकानी है। देखो, एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, है ना। जो किंग थे वो सेंट्रल अथॉरिटी थे, इनके पास 9 रत्न थे जो इनके वजीर वगैरह थे, जिन्होंने इनको क्या किया है, हेल्प आउट किया है टू रूल, है ना। ही वाज द किंग और इनके साथ इनके क्या थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो काफी ज्यादा पावरफुल भी थे। ठीक है, मिलिट्री इन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स, है ना, हर एक एक चीज के लिए इनके पास एक चीफ था कि भैया मिलिट्री के आप सेनापति हो, पॉलिटिकल के अलग डिसीजन लेंगे, जुडिशरी के लिए भैया सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम जज है जो जुडिशरी यानी कि कोई न्याय की बात होगी तो वो करेंगे। तो हर काम करने के लिए इनके पास एक एक मिनिस्टर, एक एक अथॉरिटी थी, उनके नाम भी थे। जैसे वजीर जो था वो हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पैसे की बातें देखता था। मीर बख्श जो था वो मिलिट्री का हेड था और वो सैलरी वगैरह देने का काम करते थे। चीफ सदर काजी जो थे, काजी यानी कि जो मुस्लिम गुरु होते हैं वो थे जस्टिस, है, चीफ जज थे। वो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जजमेंट कौन करता था, चीफ जज करते थे। मीर समान जो था वो रॉयल हाउस होल्ड का, है ना, कि भाई जो राज परिवार है उनका ध्यान रखते थे। वकील जो था वो सेरेमोनियल हेड था अंडर अकबर। ठीक है, वकील भी उतरा बट ही वाज जस्ट अ सेरेमोनियल हेड अंडर अकबर। अकबर के कहने से वो काम करते थे, है ना। अच्छा, अकबर जो थे उन्होंने 2 चीजें लगाई, दीवाने आम और दीवाने खास, है ना। अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे वो, तो खास लोगों से, है ना, जब अपनी रानियों से या मम्मी से या इनसे मिलते थे तो उनका एक सेटअप था दीवाने खास, लेकिन वो लोगों से भी मिलते थे, लोगों के बीच में जाकर दीवाने आम, है ना, दीवाने आम था, जहाँ लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स अकबर के साथ शेयर करते थे और अकबर उनको सॉल्व करके उन्हें देते थे। ठीक है, अच्छा, इनका प्रोविजनल कैसा था, तो पूरा का पूरा कॉपी था शेर शाह का, है ना। हमने शेर शाह में देखा था कि एक एम्पायर को प्रोविंस में बांटा, प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में बांटा और डिस्ट्रिक्ट को विलेज या फिर प्रांगण में बांटा। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि 15 प्रोविंस में जो है अकबर ने एम्पायर को बांटा, प्रोविंस कह लो या सूबा कह लो, हर प्रोविंस का एक गवर्नर या सूबेदार था, है ना। सूबेदार जो था वहां के मिलिट्री और सिविल अफेयर देखता था। दीवान था, वहां हर एक सूबे में एक दीवान था जो वहां के लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखता था और पूरा चेक एंड बैलेंस, सूबेदार और दीवान जो है तो एक दूसरे पे नजर रखते थे कि भैया ये कुछ गलती ना करे या ये कुछ गलती ना करे। प्रोविंस को फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में यानी कि सरकार में डिवाइड करा, फिर उस सरकार को विलेजेस में डिवाइड करा या प्रांगण में डिवाइड करा और हर एक लेवल पर अलग अलग ऑफिसर्स थे। सबसे छोटा जो यूनिट था वो विलेज था यानी कि गांव था, जिसमें विलेज पंचायत लगती थी, सेम एज शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हियरार्की कैसी थी, सबसे ऊपर थे मुगल एम्परर, है ना, अकबर बैठे हैं, उनके नीचे सूबेदार और इनके दीवान, ये प्रोविंसेस है ना, प्रोविंसेस के सूबेदार है, गवर्नर है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर है, उसके नीचे प्रांगण है, लोकल ऑफिसर है और सबसे नीचे कौन थे, विलेज वाले लोग थे यानी कि पंचायत वाले लोग थे। अच्छा, एक सिस्टम और था इनका मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम। इसमें क्या था कि मनसब यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, वो क्या करते थे कि अपने पूरे एम्पायर में मनसबदार, है ना, कि भैया आप एक मनसबदार हो, आपको मैंने ये एरिया अलॉट किया है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने मनसब के हिसाब से, आपकी क्या रैंक है ना, आपके पास अगर मान लो आपका मनसब बहुत बड़ा है, आपकी रैंक बहुत बड़ी है तो आपको 10,000 घोड़े मिलेंगे, आपकी रैंक बहुत छोटी है तो आपको 10 घोड़े मिलेंगे। तो आपको हम घोड़े देंगे, आपको हम लोग देंगे और आपको क्या करना है, आपको उन घोड़ों को ट्रेन करना है, उस मनसब के लोगों को ट्रेन करना है और जब मुगल एम्परर को जरूरत पड़ेगी तो इनको घोड़ों को और सबको आर्मी में लड़ने इनको भेजना है। ठीक है, तो मनसब था, मनसब उनकी रैंक थी एक ऑफिसर की और मनसबदार उनका एक होल्डर ऑफ रैंक था।
ठीक है। इनका काम क्या था कि आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करनी है, इसके लिए घोड़े वगैरह, पैसे वगैरह कौन देता था? अकबर खुद देता था, और इनको टैक्स कलेक्शन की भी क्या थी? थोड़ी बहुत परमिशन यहाँ पर थी। ठीक है। अच्छा, सबसे कम रैंक वाले ऑफिसर के पास 10 घोड़े थे, 10 हॉर्समैन थे, और हाईएस्ट के पास 7000 घोड़े थे। हायर मनसब ऑफन रिजर्व फॉर रॉयल फैमिली, ना जितने ज्यादा रॉयल लोग थे कि भाई हमारी रानी के कोई भाई है, उनको ज्यादा बड़ी मनसबदारी दी जाती थी, और छोटे छोटे मनसब लोकल लोगों को दिए जाते थे। ठीक है। मनसबदारों को सैलरी मिलती थी अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, जो जागीर के फॉर्म में मिलती थी, है ना, कि भैया मैंने आपको सैलरी ये दी कि आप इतने एरिया से टैक्स कलेक्ट कर लो, ये आपका जागीर है ना। सैलरी को बोलते थे जागीर। जागीर मतलब क्या? कि इस एरिया से टैक्स आप कलेक्ट करो, जो पैसा आएगा वो आपका, वो उनकी सैलरी थी। ठीक है। अच्छा, ये हेरिडेटरी नहीं था। ऐसा नहीं होगा कि मैं मनसबदार हूं तो मेरा बच्चा वापस मनसबदार बनेगा, क्योंकि कोई फिर पावरफुल नहीं हो जाए, है ना, ताकि पावर कंट्रोल में रहे मनसबदार की, इसलिए हेरिडेटरी नहीं था। ठीक है। ब्रांडिंग, हॉर्स की ब्रांडिंग सिमिलर एज शेरशाह सूरी की ब्रांडिंग होती थी कि भैया इस मनसबदार को हमने इतने घोड़े दिए हैं तो उतने ही घोड़ों का पैसा उसको जाएगा, तो प्रॉपर ब्रांडिंग सिस्टम यहाँ पर घोड़ों का हुआ करता था। अच्छा, अगर हम आर्मी की बात करें तो कैवलरी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच सप्लाइड बाय मनसबदार। कैवलरी मतलब वो लोग होते थे जो कि घुड़सवार होते थे ना। घुड़सवार कौन देता था इनको? मनसबदार देते थे, है ना। और एम्परर जो है वो डायरेक्टली भी कुछ सोल्जर्स को रिक्रूट करते थे। बहुत बढ़िया आर्मी, बहुत सारे एलिफेंट, बहुत ज्यादा तोपे वगैरह, आर्टिलरी वगैरह इन्होंने अपने सिस्टम में रख रखी थी। क्यों? बिकॉज इनको इतना ज्यादा पूरे इंडिया को ही अपने अंडर में लेके रखना था, तो आर्मी तो बड़ी होनी चाहिए ही थी, है ना। ये बात तो मैंने कही थी कि पूरा का पूरा शेरशाह सूरी का कॉपी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। इनके एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे तोडरमल, है ना। तोडरमल बंदोबस्त, तोडरमल एक बहुत ही ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर थे, है ना। पूरा फाइनेंस अकाउंटेंसी का काम करते थे। इन्होंने एक सिस्टम लेके आए, लैंड रेवेन्यू का सर्वे करना, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सबको एक जैसा टैक्स देना है। जैसे याद करो, शेरशाह ने 3 पार्ट में टैक्स को डिवाइड किया था, गुड मिडिल या बैड, है ना। ऐसे ही क्या क्या तोडरमल ने हर एक लैंड का सर्वे किया। हर एक लैंड का सर्वे करने के बाद देखा, हाँ यार ये लैंड बढ़िया है तो यहाँ से हम इतना टैक्स लेंगे, ये लैंड कम अच्छी है यहाँ से हम इतना कम टैक्स लेंगे। तो इससे लोग भी खुश हो गए कि जिनकी कम अच्छी लैंड उन्हें कम टैक्स देना पड़ता था। और टोडरमल ने अपने इस बंदोबस्त को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पूरे मुगल एम्पायर में चलाया है। ठीक है। क्लासिफिकेशन लैंड का कैसा था बेटा? जो हमेशा कल्टीवेट हो रही है, कभी कभी कल्टीवेट हो रही है, बैरन है मतलब खराब है, कभी कल्टीवेट नहीं हो रही है, उसमें कौन सी गुड है, कौन सी मिडिल है, कौन सी बैड है, इतना पूरा कल्टीवेशन, इतना पूरा बंदोबस्त किसका था? टोडरमल का था। रेवेन्यू जो था वो फिक्स किया गया कि भैया जो 10 साल का एवरेज देखा गया कि 10 साल में क्या क्रॉप्स की प्राइस रही, उसके हिसाब से 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस जो है वो क्या माना गया? रेवेन्यू माना गया, जो आप या तो कैश में दे सकते हो या फिर आप कोई सर्विस करके मुगल एम्परर को चुका सकते हो। अगर कोई ड्रॉट आ गई, कोई फेलियर हो गया, है ना, कुछ आपदा आ गई, तो उस समय में रेवेन्यू में थोड़ा सा रेमिशन भी हुआ, थोड़ा सा उसको कम किया गया, कभी कभी उसको माफ भी किया गया। तो ऐसे उन्होंने लोगों का प्यार भी जीता, है ना। ही वाज नॉट वेरी क्रूअल राजा ना, उन्होंने लोगों के लिए एक्चुअली काम किया। भी हम आगे देखेंगे रिलीजियस टॉलरेंस, है ना, कि उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि सिर्फ मुस्लिम धर्म को प्रमोट किया, बिकॉज उनकी हिंदू रानियां भी थी, तो उन्होंने एक नया ही धर्म बना लिया था, है ना, दिन इलाही, जहाँ पर हर एक धर्म के लोग जो है साथ में बैठकर और प्रे कर सकते हैं ना। फतेहपुर सिकरी में उन्होंने इबादत खाना बनवाया। तो ऐसे इन्होंने बहुत ज्यादा जो है रिलीजियस टॉलरेंस पर भी काम किया है। ठीक है। दिस इज अबाउट, हाँ अच्छा, ट्रेड सिर्फ टैक्स के अलावा इनकी चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोप, पोर्चुगीज सबसे ट्रेड भी होती थी, तो यहाँ से भी इनका पैसा बनता था। ठीक है। रिलीजन की मैंने तुम्हें बात करी कि इनका ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इस्लामिक स्टेट बनना है। इन्होंने हिंदूज को, स्पेशली राजपूत को प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया है। जजिया टैक्स जो लगता था पहले कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो और आपको कोई तीर्थ यात्रा पर जाना है तो आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा, ये भी इन्होंने क्या किया? अबॉलिश करवा दिया था, है ना। टेम्पल्स बनवाए, होली दिवाली सेलिब्रेट करने की परमिशन दी, वर्शिप करने की फ्रीली परमिशन दी, और इन्होंने खुद ही क्या करा? खुद भी इन्होंने होली दिवाली ऐसे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया है। हिंदू नोबल्स को इन्होंने, टोडरमल एक हिंदू वो थे, बिरबल हिंदू थे, है ना, राजा भगवान दास एक हिंदू राजा थे, बट इनको इन्होंने बहुत हाई पोजीशन अपने उसमें दी। समझ में आता है कि हिंदुइज्म के प्रति इनके मन में कोई नफरत नहीं थी। ठीक है। हाँ, सुलही कुल, जैसे मैंने तुम्हें कहा, सुलही कुल यूनिवर्सल पीस, मतलब इन्होंने दिन इलाही करके एक रिलीजन बनाया जहां पर यूनिवर्सल पीस की बात हुई कि भैया लड़ो, कोई भी किसी से लड़े नहीं, पीसफुली हम लोग क्या करें, सब लोग काम करें। इबादत खाना मैंने तुम्हें बताया। ठीक है। अच्छा, अकबर
Akbar declaration, Akbar issued the Manzahar, gave him power to decide between different interpretation of Islamic law, reduce influence of ulemas. Akbar became the supreme and final religious authority. तो इन्होंने क्या किया कि हर एक धर्म के लोगों को, सिर्फ उलेमास वर मुस्लिम गुरुस, तो सिर्फ उलेमास की बात नहीं सुनी, हर एक धर्म के गुरु को वहां इबादत खाने में बुलाया, उनकी चीजें सुनी समझी और खुद वो एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन करा, है ना, कि अच्छा ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, किसी एक की बात ना सुन के खुद ने खुद के दिमाग से एक अपना ही नया रिलीजन यहाँ पर फॉर्म किया था, जिसका नाम था दिन इलाही। ठीक है, फीचर्स क्या था कि एक ही गॉड है, उन्होंने कहा था एक ही भगवान और भगवान एम्परर खुद है। ठीक है, वो उनकी एक थ्योरी थी। कोई सेक्रेट बुक नहीं है, कोई गीता कुरान नहीं है, कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई सेंट नहीं है, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, सिर्फ एक मन की भावना है जिससे आप एम्परर को ही अपना भगवान मानोगे। किसी को फोर्स कन्वर्शन नहीं करवाया। ठीक है, दिस आई हैव टोल्ड यू, है ना। राजपूतों की पॉलिसी मैंने बताया कि राजपूतों से भी बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस थे, बिकॉज उनकी खुद की एक रानी राजपूत थी जिससे उनका बहुत ज्यादा प्रेम था, तो वो उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड भी हुआ करते थे। ठीक है, ट्रीटेड राजपूत विद इक्वालिटी, ये बात हमने करी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर जहां पर इन्होंने ये सारी बातें की। अच्छा हाँ, ऑल्सो 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 सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने क्रूअल प्रैक्टिस को अबॉलिश करा, सती को प्रोहिबिट करा, विडो रीमैरिज को लीगलाइज करा, है ना, कि भैया कोई विधवा हो गई है तो उसकी शादी वापस हो सकती है, और चाइल्ड मैरिज को भी इन्होंने क्या करा, डिस्करेज करा। एक रूल बनाया कि भैया अगर लड़की 14 साल से नीचे की है और लड़का 16 साल से नीचे का है तो उसकी शादी नहीं हो सकती है, तभी होगी जब दोनों का कंसेंट होगा। एजुकेशन पे काम किया इन्होंने, है ना, खुद पढ़े लिखे नहीं थे, खुद अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं आती थी, बट उन्होंने स्टिल क्या करा, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, लॉजिक, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, सब चीजों का एजुकेशन को अपने राज्य में प्रमोट किया। हाँ, पर्शियन लैंग्वेज इनकी कोर्ट लैंग्वेज थी। इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे अबुल फजल, जिन्होंने क्या किया है, इनके बारे में किताबें लिखी है, अकबर नामा, है ना, बाबर नामा, ये सब किताबें जो है, बाबर नामा इन्होंने ट्रांसलेट करवाई थी पर्शियन में। ठीक है, तो ये सब किताबें भी इन्होंने लिखी है, तो इनके यहाँ पर ये भी चीजें थी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अच्छा, आर्किटेक्ट की बात करें तो जो जोधाबाई पैलेस, बुलंद दरवाजा हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया, पंचमहल हो गया, दीवान खास हो गया, ये सब इनके इंपॉर्टेंट क्या है, आगरा फोर्ट हो गया, ये सब इनके क्या है, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है। ठीक है, म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में इनके पास तानसेन थे, है ना, ये खुद म्यूजिक के बहुत लवर थे, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनना पसंद करते थे, और इन्होंने क्या किया है, 36 टॉप रैंकिंग म्यूजिशियन को अपने ही कोर्ट में रख के रखा था। मोस्ट फेमस थे इनके तानसेन, जिनके वो बहुत सारी अलग अलग रागे आती थी। ठीक है, ये इनके 9 जेम थे, ना, 9 रत्न ऑफ अकबर थे, जिनमें अबुल फजल, फैजी, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान, जो रहीम के दोहे आप सुनते हो, दैट इज अब्दुल रहीम खान, फकीर अजीनुद्दीन एंड मुल्ला दो प्याजा, ये सब इनके क्या थे, 9 जेम्स थे। तो इस तरीके से बेटा अकबर का एक बहुत बेहतरीन राजपाट रहा है ऑफ 50 ईयर्स। उसके बाद उनके बेटे आए, उनके बेटे की क्या कहानी थी, फिर उनके बेटे की क्या कहानी थी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की क्या कहानी थी, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।